हम भारतीय वोटर्स के पास वोटिंग राइट जरूर है, लेकिन असल में कोई चॉइस नहीं है। आप सोच रहे होंगे भारत में तो इतनी सारी पार्टीज हैं, तो चॉइस कैसे नहीं है? फिर मैं समझाता हूँ कैसे। भारत में पार्टीज तो बहुत हैं, लेकिन सब की सब सेम है। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पर एकदम सही बैठती है। हम कहने को कह देते हैं कि बीजेपी राइट विंग पार्टी है, कांग्रेस लेफ्ट विंग पार्टी है, बट असल में दोनों ही एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पार्टीज हैं। दोनों ही फ्री स्पीच को खत्म करना चाहते हैं, दोनों ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, और दोनों ही एंटी मिडिल क्लास नजर आते हैं, और दोनों ही सोशलिज्म को भर भर के प्रमोट करते हैं। रीजनल पार्टीज का तो इनसे भी बुरा हाल है। सिर्फ पावर में आने के लिए उन्होंने लैंग्वेज इशू को इतना बड़ा बना दिया है कि एक ही देश के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। नेशनल लेवल पर चूज करना हो तो कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखते हैं। इनके अलावा कोई थर्ड फ्रंट की सरकार बन ही नहीं सकती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक नई नेशनल पार्टी की जरूरत है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? इस नई पार्टी के वैल्यूज और प्रिंसिपल क्या होने चाहिए? क्या भारत को एक लिबर्टेरियन पार्टी चाहिए? इन सब क्वेश्चंस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आइए देखते हैं। भारत में आजकल फ्रीबीज का कल्चर चल रहा है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। लेकिन फ्रीबीज से लॉन्ग टर्म में देश का बजट बिगड़ता है, जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में देश की जीडीपी की ग्रोथ तभी होगी जब देश में छोटे बड़े हर साइज के बिजनेसेस खुलेंगे, जिससे लोगों को डिग्निटी वाली लाइफ मिल सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा हो। और ये देख के मुझे अच्छा लगता है कि छोटे बड़े हर साइज के बिजनेस आज देश में धीरे धीरे से खुलते जा रहे हैं। लेकिन किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन कॉम्प्लेक्स और बोरिंग काम होता है, और इसी को सिंप्लीफाई करने में आपकी हेल्प करता है ओडू। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपकी बिजनेस की हर जरूरत को पूरा करता है। ओडू का अकाउंटिंग ऐप आपके हिसाब किताब और रिपोर्टिंग को बिल्कुल एफर्टलेस बना देता है। अकाउंटिंग में जिन चीजों को पहले पेन एंड पेपर यूज करके रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था, उनको ओडू अकाउंटिंग ने डिजिटाइज और ऑटोमेट कर दिया है। अब आपको बिल्स की मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बस पीडीएफ या जेसन फाइल को अपलोड कीजिए और ये सारी डिटेल फेच कर लेता है यूजिंग एआई एंड ओसीआर। इसके अलावा टीडीएस भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। इसी ऐप से अकाउंट पेएबल मैनेज हो जाते हैं विद एजिंग रिपोर्ट। साथ ही अकाउंट्स रिसीवेबल और कस्टमर पेमेंट्स को भी ट्रैक करना आसान है, जिसके लिए अलग से एजिंग रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। आपने कस्टमर्स को अगर उधार दिया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो अप भेज देता है। गवर्नमेंट कंप्लायंसेस जैसे ई इनवॉइस, ई वे बिल, टीडीएस, टीसीएस, ऑडिट ट्रेल और जीएसटी फाइलिंग, ये सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पर सिर्फ कुछ क्लिक्स में हो जाता है। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तुरंत मिल जाती हैं, जिससे आप कुछ क्लिक्स में अपने बिजनेस की हेल्थ और परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। मतलब नो मोर डिलेज। ओडू पर सब कुछ रियल टाइम रेडी रहता है। ओडू पर आपको पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है विद अनलिमिटेड सपोर्ट एंड होस्टिंग, और सिर्फ 580 रुपीज के सब्सक्रिप्शन में आप इन सारे इंटीग्रेटेड एप्स का एक्सेस ले सकते हो। सारे एप्स को फ्री में ट्राई करने के लिए 15 दिन का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। तो अपने बिजनेस को फास्ट और स्मूथ बनाइए। ओडू अकाउंटिंग ऐप को अभी चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं कि भारत में एक नई पार्टी की जरूरत है क्यों। मेरे हिसाब से मुझे इसकी ज्यादा रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों के मन में कभी ना कभी ये जरूर ख्याल आया है कि ये सारे के सारे चोर हैं, नोटा ही सबको दबा देना चाहिए। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भारत में आप बेस्ट पार्टी नहीं चूज करते, आप दो खराब पार्टियों में सबसे कम खराब कौन है उसे चूज करते हो, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन कोई होता ही नहीं है। देखो, जो वोटर थोड़ा भी अवेयर है, मैच्योर है, उसे पता है कि वोट किसी को भी दें, कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बड़े बड़े प्रॉमिसेस सब कर देते हैं, लेकिन सबको सिर्फ अपनी जेबें भरनी होती हैं। फिर जब लास्ट में इलेक्शन आते हैं तो लोग थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं ताकि फिर से इनको वोट मिल सके। आप देखो ना, कितने सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ दो ही पार्टीज हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटका, गोवा, इन सब स्टेट में 5 साल कांग्रेस रूल करती है और फिर अगले 5 साल में बीजेपी आ जाती है, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इनको पता है कि अगली बार नहीं तो उससे अगली बार हमें ही पावर में आना है, तो काम करें या ना करें क्या ही फर्क पड़ता है। जनता के पास भी ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन में किसी ना किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों पार्टीज ही आपस में खेलती रहती हैं। और आजकल तो फ्रीबीज का ट्रेंड चल गया है, तो उनका काम और आसान हो गया है। काम चाहे कुछ करो या ना करो, इलेक्शन में लाडली बहना, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब प्रॉमिस कर दो और सारे वोट बटोर लो। शुरू में बीजेपी कहती थी कि फ्रीबीज इकोनॉमी के लिए सही नहीं होती है, रेवड़ी कल्चर बहुत खराब है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। लेकिन फिर बाद में खुद ही फ्रीबीज बांटने का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री में राशन दे रही है, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से लाडली बहना के अलग अलग वर्जन चलाए जा रहे हैं। जबकि बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे कि स्मार्ट सिटीज बनेंगे, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बना देंगे। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं।
ये सारे प्रोमिसेस हर आदमी ऑलमोस्ट भूल चुका है। अब कोई भी स्मार्ट सिटी की बात नहीं करता है। स्मार्ट सिटीज के नाम पर ऐसे क्लॉक टावर बनाए जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे शहरों में ऑल टाइम लो पे दिखाई देती है। ऑपोजिशन में जब कास्ट सेंसस को मुद्दा बनाया गया तो पूरी पार्टी और आईटी सेल दिन रात कहते रहते थे कि ये तो देश को बांटने की साजिश है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए जाते थे। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा भाई स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन बाद में खुद ही इन्होंने कास्ट सेंसस का प्रॉमिस कर दिया। अब तो अलग अलग स्टेट में बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रही है कि कैसे हम रिजर्वेशन की सीलिंग को 50% के पार ले जा सके। बीजेपी के सपोर्टर्स अक्सर बोलते हुए दिख जाते हैं कि कांग्रेस काफी सोशलिस्ट पार्टी है, लेकिन बीजेपी प्रो बिजनेस है। जबकि डेटा देखोगे तो सेंट्रल स्कीम में जितनी फ्रीबीज इन्होंने बांटी हैं उतनी अभी तक किसी ने नहीं दी। बीजेपी हद से ज्यादा सोशलिस्ट पार्टी है अपनी पॉलिसीज के मामले में। अरुण शौरी ने एक बार कहा था कि बीजेपी इज बेसिकली कांग्रेस प्लस काऊ। मेरे हिसाब से बीजेपी को इससे ज्यादा एक्यूरेटली कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। बल्कि बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस दिखाई देती है, क्योंकि इतने सारे करप्ट लीडर तो इन्होंने अपनी पार्टी में इंपोर्ट कर रखे हैं कांग्रेस से। रात को जिन्हें गाली देकर सोते हैं, सुबह पता चलता है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था। पहले एनसीपी अजित पवार के अगेंस्ट कैंपेनिंग की, उन्हें चोर कहा और फिर साथ में आ गए, डेप्यूटी सीएम बना डाला। ऑपोजिशन वाले भी कम नहीं है। लोकसभा इलेक्शन में साथ आ जाते हैं, लेकिन स्टेट इलेक्शन की बात करें तो एक दूसरे के गले पे चाकू चला देते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में एक साथ लड़ते हैं। दिल्ली के अंदर सीट शेयरिंग की जाती है, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन आते ही कांग्रेस सबसे पहली पार्टी थी जिसने आम आदमी पार्टी के लिकर स्कैम को एक्सपोज किया। तो इनकी क्या आइडियोलॉजी है? इनफैक्ट जो कुछ कोर इश्यूज हैं उन पर तो ऑलमोस्ट सारी पार्टीज के सेम ही व्यूज हैं। फ्रीबीज सारी पार्टीज बांट रही हैं, फ्री स्पीच सारी पार्टीज कंट्रोल करना चाहती हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स सारी पार्टीज करती हैं, रिजर्वेशन सारी पार्टीज सपोर्ट करती हैं। तो ऑप्शन कहां है? भारत में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि हम फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं। बल्कि बीजेपी, जिसे कहते हैं कि ये बड़े प्रो बिजनेस हैं, इन्होंने पीएसयूज में कांग्रेस से ज्यादा पैसा डाला है। कई इंडस्ट्रीज में ये मोनोपोली क्रिएट करवा चुके हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो ये इतने एक्सट्रीम लेफ्ट में जा चुके हैं कि इन्हें तो नया मुस्लिम लीग कहा जाने लगा है। कांग्रेस इतनी ऑपर्चुनिस्टिक है कि पहले खुद अपने मैनिफेस्टो में फार्म लॉस को प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद बीजेपी जब वही रिफॉर्म लेके आती है तो फार्मर्स के साथ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। एक तरफ इनके लीडर कहते हैं कि यूथ जॉबलेस है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की जा रही है, और दूसरी तरफ खुद रिजर्वेशन से अपर कैप हटाने की प्रॉमिस करते हैं। बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने इकोनॉमी डुबा दी है, लेकिन अपने रूल्ड स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने का प्रॉमिस करते हैं। रीजनल पार्टीज का तो हाल इनसे ज्यादा बुरा है। आम आदमी पार्टी को ले लो, अभी जितनी भी रीजनल पार्टी है उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही रही है। कभी खुद को दिल्ली की पार्टी कहते थे, फिर पंजाब में सरकार बना ली, अब कई सारे स्टेट में इलेक्शन लड़ते हैं और कहीं कहीं पर 1-2 सीटें जीत भी जाते हैं। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी, लेकिन फिर एक एक करके खुद करप्शन के केसेस में इनके लीडर जेल जाने लग पड़े। शुरू में कहते थे कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद की जगह यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनवाया जाना चाहिए। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बन जाएगा, बनेगा, या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। लेकिन फिर खुद हनुमान मंदिर की यात्रा निकालने लगे, बूढ़े लोगों को धार्मिक स्थानों पे भेजने लगे, लाइव दिवाली पूजा करने लगे, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन और पानी के लिए बाकियों को ब्लेम करते रहे, कभी इसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करी। विमेन एम्पावरमेंट पर केजरीवाल जी के ये ख्याल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डज अ वुमेन एम्पावरमेंट मीन? सर आई थिंक एजुकेशन एंड फ्रीडम बस, एंड हेल्थ केयर। असली एम्पावरमेंट पैसा होता है, बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम। सारा एम्पावरमेंट पैसे में है और कहीं नहीं है, बाकी सब थ्योरेटिकल है। तो फिर 10 साल दिल्ली में एजुकेशन के नाम पर इतना ढोल क्यों पीटा? पैसे ही बांट देते। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी हो, बिहार के अंदर आरजेडी या जेडीयू, इन सब के पास कास्ट पॉलिटिक्स के अलावा कोई विजन नहीं दिखाई देता है। तमिलनाडु के अंदर अपने खुद के बीजेपी कांग्रेस के एक वर्जन बैठे हुए हैं और बाकी रीजनल पार्टीज कांग्रेस से टूट के बनी हुई हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो वोटर्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखते हैं। लेकिन आपको पता है हमेशा से ऐसा नहीं था। एक और पार्टी थी जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग थी और एक टाइम पर नेशनल लेवल पर दोनों को काफी कड़ी टक्कर दे रही थी। इसका नाम था स्वतंत्रता पार्टी, और ये थी भारत की पहली और आखिरी लिबर्टेरियन पार्टी। आपने राजा जी का नाम सुना होगा, ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, लेकिन नेहरू की इंक्रीजिंग सोशलिस्ट पॉलिसीज को देखकर इन्होंने डिसाइड किया कि भारत को एक नई पार्टी की जरूरत है। इसके बाद राजा जी, मीनू मसानी और एनजी रंगा जैसे लीडर्स ने मिलकर 1959 में स्वतंत्रता पार्टी शुरू की, जिसमें जयपुर की महारानी गायत्री देवी जैसे लीडर्स भी थे। स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर्स ने मिलकर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिसाइड किए थे, जिसमें इनका गाइडिंग प्रिंसिपल था मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स
एंड मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ये लीडर्स मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के फेवर में थे। इनका मानना था कि बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में सरकार की दखलंदाजी सबसे कम होनी चाहिए। ये लोग मानते थे कि भारत को ऑल अराउंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, जिसमें कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स से लेकर स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप की जानी चाहिए। इनका मानना था कि भारत में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए लोग लोगों को फुल लैंड राइट देने के फेवर में थे। पार्टी का प्रिंसिपल था कि हर सिटीजन के पास ये राइट होना चाहिए कि उसे अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, बजाय इसके कि उन्हें एक फिक्स्ड एजुकेशन सिस्टम में फैक्ट्री की तरह डाल दिया जाए। फॉरेन पॉलिसीज में इस पार्टी का स्टैंड था इंडिया को सोवियत यूनियन की बजाय यूएस और वेस्टर्न यूरोप के साथ खुद को अलाइन करना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी अर्ज किया था कि वो इंडिया की तीनों मेजर कम्युनिस्ट पार्टीज को बैन कर दें, जो भारत में आर्म्ड स्ट्रगल को उठा सकते हैं। स्वतंत्रता पार्टी के हिसाब से ये पार्टीज भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थी। आइडियोलॉजिकली ये एक सेकुलर पार्टी थी, लेकिन भारतीय वैल्यूज और फिलॉसफी को ये प्रमोट करना चाहते थे। 1962 में स्वतंत्रता पार्टी ने अपने पहले जनरल इलेक्शन लड़े और पहले इलेक्शन में इन्होंने 18 सीटें जीत ली और बिहार, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा जैसे स्टेट में कांग्रेस को काफी कड़ी टक्कर दी। इसके अगले इलेक्शन यानी 1967 में स्वतंत्रता पार्टी ने 44 सीटें जीतकर भारत की सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बनने का दावा पेश कर दिया। यानी पार्टी फॉर्म होने के सिर्फ 8 सालों के अंदर ये भारत की सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बन चुकी थी। यानी लोग इनके प्रिंसिपल और वैल्यूज से उस टाइम पर भी रेजोनेट कर रहे थे। इस पार्टी ने इंदिरा गांधी के बैंक नेशनलाइजेशन पॉलिसी को भी काफी अपोज किया था। 1972 में राजा जी की डेथ के बाद पार्टी में इन फाइटिंग शुरू हो गई। इसके अलावा इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ग्रैंड अलायंस को ज्वाइन करना भी एक काफी मिस्टेक साबित हुई और इवेंचुअली पार्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। 1974 में पार्टी प्रेसिडेंट ने स्वतंत्रता पार्टी को चरण सिंह के साथ भारतीय क्रांति दल में मर्ज कर दिया। यह पार्टी भारत में सिर्फ 15 सालों तक रही, लेकिन इन 15 सालों में पार्टी भारत की सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बन गई थी, जबकि जनसंघ इस टाइम पर स्ट्रगल कर रही थी। इमेजिन करके देखो, अगर यह पार्टी भारत को रूल करती तो शायद भारत काफी पहले इंडस्ट्रियलाइज हो चुका होता। जो रिफॉर्म्स हमें मजबूरी में 1991 में जाके करने पड़े थे, उसकी नौबत नहीं आती और शायद चाइना और हमारे बीच जो आज ग्रोथ का इतना डिफरेंस दिखाई देता है वो भी नहीं होता। खैर, प्रेजेंट की बात करें तो एक बार फिर से ऐसी पार्टी की जरूरत दिखाई पड़ रही है। करप्शन, फ्रीबीज, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से लोग परेशान हो चुके हैं। मिडिल क्लास को तो हर तरफ से लूटा जा रहा है और लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपने ऑल टाइम लो पे जा चुका है। इन पार्टीज की घिसी पिटी पॉलिटिक्स से भी लोग परेशान हो चुके हैं। हमारे देश में टैक्सेस तो यूरोपियन कंट्रीज के बराबर रहते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ अफ्रीकन कंट्रीज से भी ज्यादा खराब है और इस वजह से होपलेस होकर हर साल लाखों लोग देश छोड़ देते हैं। और जो नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें अगर मौका मिले तो शायद वो भी जाने की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाता हुआ नजर आता है। अब कोई कमेंट करके लिखेगा कि देखो हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। देखो भैया, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, $4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम भले ही बन जाए, लेकिन पर कैपिटा में देखो तो हम आज भी 50 पुअरेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं। अगर रोज घर से बाहर निकलते हो तो डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेड लाइट पे देखो, मंदिर मस्जिद के बाहर देखो, फुटपाथ पे देखो, आपको गरीबी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है देश को एक नई पार्टी की जरूरत है, जो सिर्फ नाम के लिए नई ना हो, काम भी इसके नए हो, सोच भी नई हो, जो रियल इश्यूज की बात करे उन्हें सॉल्व करने के लिए, टोकनिज्म के लिए नहीं। एक टाइम पर आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे ही ऑल्टरनेटिव बनने का खुद को दावा पेश किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। जितने भी लोग एक टाइम पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते थे या अन्ना हजारे की मूवमेंट के सपोर्ट में थे, उनको बाद में बिलीव हुआ कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन भारत को इस टाइम पे सच में जरूरत है एक ऐसी पार्टी की जिसका फोकस कास्ट या रिलीजन या लैंग्वेज की पॉलिटिक्स की बजाय इकोनॉमी पर हो, जिसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर हो, जिसका फोकस भारत की सिटीज को लिवेबल बनाने पर हो, मिडिल क्लास के इश्यूज पर जो बात करे, जो ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करे, जो टैक्सेस को सिंप्लीफाई करे। मुझे पता है बहुत आइडियल है, इन इश्यूज पर हमारे देश में वोट नहीं पड़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पार्टी इन इश्यूज पर इलेक्शन लड़ती है तो अर्बन एरियाज में बहुत सारे इसके टेकर्स निकल के आएंगे, क्योंकि अब तो खुद पॉलिटिशियंस भी इसकी डिमांड करने लगे हैं। ये कार्ति चिदम्बरम है, हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम के बेटे, और ये खुद एक एमपी हैं, लेकिन इनका भी मानना है कि भारत को एक ऐसी नई पार्टी की जरूरत है जो सिर्फ अर्बन इश्यूज पर फोकस करे, जैसे ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, और जो किसी इमोटिव इशू जैसे रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज की पॉलिटिक्स ना करे। तो ऐसी पार्टी को काफी लोग पसंद करेंगे, क्योंकि कोई भी करंट पार्टी रियल इश्यूज पर सीरियसली फोकस करना ही नहीं चाहती है। बाकी ओडू अकाउंटिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे कहने पे एक बार इनको चेकआउट जरूर करना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।